हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ नेनर्स समीकरण। नेनर्स समीकरण के आंकिक प्रश्न। प्रीवियस क्लास में हमने नेनर्स समीकरण पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि डेनियल सेल के लिए नेनर्स समीकरण किस प्रकार से निकालते हैं और नेनर्स समीकरण का यूज़ क्या है। नेनर्स समीकरण से हम किसी भी सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। हमें इसका ईएमएफ ज्ञात करना है। सेल है निकल की छड़ डूबी हुई है निकल 2+ के सॉल्यूशन में और इसकी कंसंट्रेशन जो है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 m है। ये बीच का निशान मैंने आपको बताया था, ये जो डबल लाइन होती है वो लवण सेतु को दर्शाती है, तो ये जो डबल लाइन है ये लवण सेतु को दर्शा रही है। यहाँ पर Ag+ का सॉल्यूशन है और इसमें डूबी हुई है सिल्वर की छड़, Ag की छड़, और Ag+ का जो सॉल्यूशन है वो 0.1 m मोलर है। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें सेल विभव का मान दिया गया है, मानक सेल विभव का मान दिया गया है निकल के लिए, निकल इलेक्ट्रोड के लिए और सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए। इन दोनों इलेक्ट्रोड के लिए मानक सेल विभव का मान हमें दे दिया गया है। तो हमें इसमें ये पता करना होगा कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। यदि हम एनोड पर देखें, एनोड पर यदि रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार देखें तो निकल ऊपर आता है और अर्जेंटम नीचे आता है। निकल ऊपर आता है, इसके कारण इसका ऑक्सीडेशन होता है, और अर्जेंटम नीचे आता है, इसके कारण इसका अपचयन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर होता है एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वहाँ पर होता है कैथोड। तो एनोड पर रिएक्शन हो जाएगी, निकल जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके निकल 2+ बना देता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है ऑक्सीडेशन को। अब चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जो अर्जेंटम है, अर्जेंटम वैसे तो प्लस ऑक्सीडेशन अवस्था ही दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो 2 अर्जेंटम जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो 2 अर्जेंटम जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं Ag+, 2 Ag+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये बनाते हैं 2 Ag। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, निकल अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ni2+ बना देता है, और जो Ag+ का सॉल्यूशन है उसमें से 2 Ag+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 Ag बना लेते हैं। ये दर्शा रहा है सॉलिड को और ये भी दर्शा रहा है सॉलिड को। ये है एक्वा सॉल्यूशन में और ये भी है एक्वा सॉल्यूशन में। ये है कैथोड पर। अब नेनर्स इक्वेशन के अनुसार हमें पता है, इसकी इक्वेशन होती है नेनर्स इक्वेशन। नेनर्स इक्वेशन होती है E सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस, कैथोड को मैं जो कैथोड पर है उसको ही लिख देती हूँ, कैथोड पर है Ag तो यहाँ पर मैं Ag लिख देती हूँ, माइनस एनोड, एनोड पर है निकल तो यहाँ पर मैं निकल लिख देती हूँ। फिर आएगा प्लस 2.303 RT/NF log 10 बेस। ऊपर हम लिखते हैं कौन सी स्पीसीज़ को, जो कि कैथोड पर होती है, और जिस पर रिड्यूस्ड स्पीसीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड स्पीसीज़ है Ag, तो यहाँ पर आ जाएगा Ag2+ का, Ag2+ अपॉन नीचे आ जाएगा निकल 2+। ये मैंने उस आधार पर लिखा है जैसे मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में दर्शाया था। गैल्वेनिक सेल में हमने कैसे लिखा था? यहाँ पर E सेल E0 कॉपर माइनस E0 जिंक प्लस
2.303 RT अपॉन NF log Ag2 प्लस अपॉन निकल 2 प्लस, उसकी जगह पर वहाँ पर हमने लिखा था कॉपर 2 प्लस ऊपर लिखा था और जिंक 2 प्लस नीचे लिखा था। चूँकि यहाँ पर Ag2 प्लस कैथोड पर हो रहा है, रिड्यूस्ड स्पीसीज़ है, इसलिए हम यहाँ पर Ag2 प्लस ऊपर लिखेंगे और निकल 2 प्लस नीचे लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इन सब की वैल्यूज़ रख देते हैं, इसकी भी वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आई थी। यहाँ पर आप देखेंगे n की वैल्यू, जैसा कि गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इस सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि निकल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2Ag प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 2। और इसको अगर मैं चेंज करूँ, मानक स्थितियाँ हैं, मानक स्थितियों को अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट Ag माइनस E नॉट निकल प्लस 0.059 अपॉन 2 यहाँ पर n है और इन सब के मान हमने पहले भी रखे हुए हैं। R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298 केल्विन और F की वैल्यू यहाँ पर 1 फैराडे की वैल्यू है 96500। इन सब के मान रख देने पर हमें वैल्यू प्राप्त होती है 0.059 अपॉन 2। फिर आएगा log 10 बेस Ag2 प्लस अपॉन निकल 2 प्लस की सांद्रता। यहाँ तक समीकरण हो गया है। अब E नॉट निकल का मान हमको दिया गया है -0.25 वोल्ट और इसका मान भी हमको दिया गया है। हमको कंसंट्रेशन दी गई है Ag प्लस की कंसंट्रेशन, यहाँ पर Ag प्लस है, Ag प्लस है और उसका स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर 2Ag प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा Ag प्लस और उसका स्क्वायर, क्योंकि आगे के नंबर को हम उसकी घात पे लिखते हैं। यहाँ पर भी यही वाला होगा Ag प्लस और इसका यहाँ पर स्क्वायर। अब हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है? हमें वैल्यू दी गई है E नॉट Ag प्लस Ag की, जो कि है प्लस 0.80 वोल्ट, और E नॉट निकल वाले जो इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसकी वैल्यू दी गई है, जो कि है -0.25 वोल्ट, और हमें वैल्यू दी गई है Ag प्लस का सांद्रता। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ये दर्शाता है एक्टिव मास यानी कि सांद्रता को। यहाँ पर इसकी सांद्रता 0.1 m दी गई है और निकल के लिए यहाँ पर निकल के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर सांद्रता दी गई है 0.01 m। तो इन सब का मान हम रख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट Eg, E नॉट Eg है, ये Ag ये है, तो हो जाएगा 0.80 माइनस ब्रैकेट में आएगा E नॉट निकल की वैल्यू, यहाँ पर है माइनस का 0.25 वोल्ट। उसके बाद में आएगा प्लस 0.059 अपॉन 2 log 10 बेस यहाँ पर Ag प्लस की सांद्रता है 0.1, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.1, ये इसका ब्रैकेट और ऊपर है स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर अपॉन निकल 2 प्लस की कंसंट्रेशन दी गई है 0.01 m। इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाएंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसी की जैसी वैल्यू आएगी 0.01 m और इसी के जैसी वैल्यू आएगी तो यहाँ पर log 10 बेस दोनों आपस में ये कट जाएंगे तो log 10 बेस 1 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा E सेल इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस प्लस हो गया प्लस 0.25 प्लस 0.59 अपॉन 0.059 अपॉन 2 log 10 बेस ऊपर भी हो जाएगा 0.01 और नीचे भी हो जाएगा 0.01। ये दोनों आपस में कट गए और वैल्यू आ गई है 1। यहाँ पर हो जाएगा
log 10 की वैल्यू, log 10 बेस 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 बेस 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये पूरा हो जाएगा 0। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 1.05 वोल्ट। ये होगा आंसर, ये है इस सेल का सेल विभव। अब हम देखते हैं कि साम्य स्थिरांक क्या होता है। किसी डैनियल सेल को इसके विद्युत परिपथ को यदि बंद कर दिया जाता है तो कॉपर 2+ और जिंक 2+ के आयनों की सांद्रता जो है वो साम्य अवस्था में आ जाती है, यानी बराबर में आ जाती है। जब ये साम्य अवस्था में आ जाती है तो वोल्ट मीटर में मान 0 आता है, यानी कि सेल विभव का मान जो होता है वो 0 हो जाता है। सेल विभव का मान 0 होता है, इसका मतलब ई सेल इज इक्वल्स टू हो जाता है 0। हमें पता है ई सेल इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल, अब ये सेल कौन सा है, गैल्वेनिक सेल है, प्लस 0.059 अपॉन n। यहाँ पर मैं इसकी मानक स्थितियाँ बता रही हूँ, तो यहाँ पर 0.059 आएगा अपॉन n इंटू लॉग 10 बेस Cu2+ की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक 2+ की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर ये दोनों साम्य अवस्था में हैं, तो ये साम्य अवस्था में है तो इनके लिए एक साम्य स्थिरांक यूज में लिया जाता है। इन दोनों पदों को इज इक्वल्स टू लिख करके साम्य अवस्था स्थिरांक के बराबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये 0 हो चुका है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू होगी, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू होगी, ई सेल जो है वो 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log 10 बेस Cu2+ अपॉन जिंक 2+, इसकी भी एक्टिव मास और इसका भी एक्टिव मास। क्योंकि यहाँ पर Cu2+ की सांद्रता अपॉन जिंक 2+ की सांद्रता, ये दोनों का अनुपात बराबर है Kc की। यहाँ पर Kc जो है वो है साम्य स्थिरांक। जब सेल जो है वो साम्य में आ जाता है, यानी कि Cu2+ की सांद्रता, Cu2+ आयनों की सांद्रता और जिंक 2+ आयनों की सांद्रता दोनों साम्य अवस्था में आ जाती हैं तब, और जब वोल्ट मीटर में सेल विभव 0 आता है तब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log 10 बेस Kc। मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर लिख दिया है Kc। इसके अलावा अगर मानक स्थितियाँ ना हो तो क्या होगा, ई नॉट सेल को दूसरा टेम्परेचर दिया गया हो, मानक स्थितियाँ ना हो तो हम उसकी जगह पर ये लिखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस Kc। इसका मतलब ये है कि यदि हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक सेल विभव का मान पता हो तो हम Kc का मान, साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होती है, अगर हमें सेल दे दिया जाता है तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगा सकते हैं, तो हम इसके द्वारा Kc का मान निकाल सकते हैं। या फिर हमें साम्य स्थिरांक का मान दिया गया हो तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रिया Zn प्लस Cu2+ Zn2+ प्लस Cu के साम्य स्थिरांक की गणना करें यदि हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक का दे दिया गया है और मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया गया है कॉपर का। इन दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया गया है, तो हमें पता है किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट
एनोड। यहाँ पर कैथोड कौन सा होगा? कैथोड होगा कॉपर और एनोड होगा जिंक। क्यों? क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक आता है ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर, और हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर। हाइड्रोजन से ऊपर जिंक आता है जो कि ऑक्सीकरण दर्शाता है। ऑक्सीकरण हमेशा होता है एनोड पर, और कॉपर जो कि हाइड्रोजन से नीचे आता है यह अपचयन दर्शाता है जो कि होता है कैथोड पर। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ई नॉट कैथोड की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ई नॉट कैथोड जो है वो है ई नॉट Cu2 प्लस Cu ये है, और यहाँ पर ई नॉट एनोड जो है वो है जिंक यानी कि Zn2 प्लस Zn। ये पूरा एक सेल को दर्शाता है। यहाँ पर स्लैश, इसका मतलब है कि जिंक रॉड जो है, जिंक धातु जो है वो डूबी हुई है Zn2 प्लस के सॉल्यूशन। Zn2 प्लस सॉल्यूशन ZnSO4 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो कॉपर की छड़ जो है वो CuSO4 के सॉल्यूशन में या Cu2 प्लस आयन के सॉल्यूशन में डूबी गई है। अब यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर वैल्यू है 0.34 माइनस 0.76, तो इसका आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। अब हमें ज्ञात करना है, हमें सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान पता चल गया है। तो अब हमें साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करनी है। साम्यावस्था स्थिरांक हमने देखा था, अभी एक इक्वेशन देखी थी, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n। यहाँ पर ये डेनियल सेल है, इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 2 है। उसके आगे हो जाएगा log 10 बेस Kc। Kc की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। Kc को आगे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.1 अपॉन 0.059। यहाँ पर log Kc पूरा आगे आएगा यानी कि log 10 बेस Kc। इसको हमें आगे सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हमें इसका एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो अगर आपको एंटी लॉग करना नहीं आता है, लॉग या एंटी लॉग निकालना नहीं आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे ज्ञात करते हैं वो लेके आऊँगी। मैं यहाँ पर इसका आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर आंसर आएगा log 10 बेस Kc 37288। इसका हमें करना पड़ेगा एंटी लॉग, यानी कि ये हो जाएगा Kc इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 37 पॉइंट में आएगा 37.288। इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻37। ये इसका आंसर आएगा, ये इसका साम्यावस्था स्थिरांक है। तो इस तरह से अगर हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, किसी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान पता चल जाता है तो हम उसके साम्यावस्था स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित देखते हैं। Zn प्लस Cu2 प्लस Zu प्लस Zn2 प्लस दिए गए सेल का मानक विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट है, यानी कि इसमें हमें ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी गई है जो कि है 1.1 वोल्ट। इस सेल की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। मानक गिब्स ऊर्जा जिसको हम दर्शाते हैं डेल्टा जी नॉट से। डेल्टा जी नॉट का सूत्र होता है माइनस NF ई नॉट सेल। तो इसमें हमें ई नॉट सेल का मान हमने ज्ञात कर, इसमें दिया गया है। F का मान हमें पता है और इस समीकरण के लिए हमें N का मान भी पता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें है 2। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस N की वैल्यू है 2 इंटू फैराडे की वैल्यू है 96500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.1 वोल्ट। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है -212300 जूल। अगर मैं इसको किलो जूल में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर
पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा किलो जूल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है जी नॉट की, डेल्टा जी नॉट की। और हमें साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। हमें ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है तो हम साम्य स्थिरांक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू होता है 0.059 अपॉन एन, यहाँ पर एन 2 है, इंटू लॉग 10 बेस के सी। इसमें से हमें के सी की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा यहाँ पर होगा। अब कुछ और क्वेश्चन है जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाए हैं, उन्हीं के जैसे क्वेश्चन हैं, आप इनको करने की ट्राई कीजिए होमवर्क के तौर पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। ये अभिक्रिया है Mg सॉलिड फॉर्म में है 2Ag+, जिसकी मोलैरिटी हमको दी गई, कंसंट्रेशन हमको दी गई है 0.0001 m, और इससे हमें Mg2 प्लस 0.130 m प्लस 2Ag ये मिलता है। इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि ई नॉट सेल 3.17 वोल्ट हो। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? हमें सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। इसमें हमें ये भी पूछा जा सकता है सेल का सेल विभव ज्ञात कीजिए, या फिर सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, या फिर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इन तीनों तरीके से इसको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इस आंसर से अपने आंसर को मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। इसमें हमें साम्य स्थिरांक निकालना है। हमें ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है, हम साम्य स्थिरांक आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल विभव और साम्य स्थिरांक में संबंध लिखिए। सेल विभव मतलब सेल विभव है ई नॉट सेल, मानक सेल विभव है, ये मानक सेल विभव या सेल विभव भी पूछा जा सकता है। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग 10 बेस के सी। यहाँ पर जो के सी है वो है साम्य स्थिरांक और ई नॉट सेल जो है वो है सेल विभव। यहाँ पर एन दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर गेनिंग होते हैं, यानी कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मत छोड़िए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊं। आप घर पर बैठकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और आपने मेरे साथ साथ इनके नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे वीडियो के एंड में इनके नोट्स शो होंगे, आप उनमें से उनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं। आप और भी एनसीईआरटी बुक से और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं उसका आंसर आपको बताऊँगी। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।